हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम एक बार फिर से हॉरर स्टोरीज की सीरीज में हॉरर वीडियो लेकर आया हूं, जो कि विशाल जी के द्वारा भेजी गई है। तो यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में चलते हैं और वीडियो का मज़ा लेते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि शमशान घाट इंसान की ज़िंदगी को पूरी तरीके से समाप्त करता है, क्योंकि अगर किसी भी इंसान का अंतिम संस्कार नहीं किया गया तो उस इंसान की आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। और तो और बहुत सारी बातें ग्रंथों में भी यह पढ़ने को मिलता है, जैसे कि शमशान घाट से लौटते समय लकड़ियाँ फेंकने के बाद भूल कर भी पीछे नहीं देखना होता है। अगर किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की तो जो प्रेत उस शमशान भूमि में मौजूद होते हैं वह शख्स के पीछे पड़ जाते हैं और बस उस व्यक्ति की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। दोस्तों, हमारी आज की कहानी भी कुछ इसी पर आधारित है। यह कहानी भेजी है विशाल जी ने। तो सबसे पहले विशाल जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। विशाल अपने ही रिश्तेदार के शव को शमशान घाट में विसर्जित करके वापस घर लौट रहा था, लेकिन वह कभी भी इन सब बातों को नहीं मानता था और उसे उस वक्त बड़ी उत्तेजना हुई कि एक बार वो पीछे मुड़कर देखे और जाने कि आखिर पीछे क्या है। दोस्तों, सच कहूँ तो इसके बाद जो हुआ, इसके लिए खौफ की कोई सीमा ही नहीं है। आखिर क्या हो सकता है ऐसा कुछ करने पर, आप इस कहानी को जानकर बखूबी समझ जाएंगे। शायद इस कहानी को जानने के बाद आप कभी ऐसी बेवकूफ़ी करने की हिमाकत नहीं करेंगे। चलिए जानते हैं कि ऐसा करने के बाद विशाल जी के साथ क्या हुआ था। दोस्तों, बात तब की है जब विशाल, जिसकी उम्र 15 साल की थी, वह अपने गांव में छुट्टियां मनाने के लिए आया हुआ था। विशाल, जो कि हमेशा से शहर में ही पला बड़ा, उसे गांव का रहन सहन, भाषा या समुदाय से बिल्कुल वाकिफ नहीं था। आखिरकार इस बार वो गांव लगभग 6 साल बाद जो आया था, इस बार वह पूरे 1 महीने रहकर जाने वाला था। फिलहाल उसके 10वीं के एग्ज़ाम खत्म हुए थे। उसके बाद लंबी छुट्टियां तो मिलती ही है। विशाल के गांव का नाम खिमरिया था। दोस्तों, जब से वह गांव आया था तब से वह अपने घर में नहीं रहता था। गांव में पूरा दिन बाहर रहता, कभी क्रिकेट तो कभी फुटबॉल, और अगर इन सब चीज़ों से भी मन नहीं भरता तो वह छुपन छुपाई खेलता था। कुछ दिन बीते, अचानक उसके टोले में एक काका, जो कि 84 वर्ष की उम्र में दुनिया छोड़ गए थे। दोस्तों, जिस तरह शहरों में लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, उसी तरह गांव में जब इस तरह लोग रहते हैं तो उसे टोला कहते हैं, जहां पर हर कोई अपना ही होता है। काका की अचानक से मृत्यु होने के बाद उन्हें शमशान ले जाने की विधि शुरू हुई। विशाल को भूतों की कहानी में बड़ी दिलचस्पी थी, लेकिन विश्वास बिल्कुल नहीं था। जब कभी भी गांव में कोई उसे भूत प्रेत के किस्से सुनाता तो वो बस इन सबको फालतू चीज़ें बोलकर बड़ा मजाक बनाता। विशाल ने बहुत जगह से सुना था इस बारे में कि शमशान में भूत होते हैं। साथ ही साथ विशाल कभी शमशान भी नहीं गया था। इसी के चलते इस बार उसने बहुत ज़्यादा जिद की और इसी के चलते सबको उसके आगे झुकना पड़ा। विशाल काफ़ी खुश था, क्योंकि उसने कभी भी किसी का अंतिम संस्कार होते नहीं देखा था। शमशान घाट दूर होने की वजह से ट्रक में लाश को चढ़ाते हैं और अब सब लोग भी ट्रक में चढ़ जाते हैं। ट्रक ने जैसे ही रफ्तार पकड़ी तो विशाल बार बार उस लाश की तरफ देखे जा रहा था। विशाल के दादाजी ने उसे 2-3 बार टोका और कहा, कभी भी भूलकर बार बार इन्हें नहीं घूरना चाहिए। लेकिन दोस्तों, विशाल कहाँ किसी की सुनता है।
शमशान पहुंचने के बाद लाश को उतारा गया। थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार की विधि शुरू हो गई। पूरी विधि संपन्न होने के बाद सबको एक हिदायत दी गई कि कोई भी गलती से पीछे मुड़कर ना देखे और ना ही उस लाश का नाम ले। इतना कहकर इसके तुरंत बाद ही सबके हाथों में टूटी लकड़ी दी गई और सब मोड़ते हुए लकड़ियों को पीछे फेंककर आगे की ओर बढ़ गए और अब नदी की ओर चलने की बारी आ गई। इसी बीच विशाल का मन बार बार उस जलती चिता की ओर जा रहा था कि एक बार वो फिर से जलती चिता को पीछे मुड़कर देखे, लेकिन अगर वह ऐसा करता तो उसे सबकी डांट खानी पड़ती। इसीलिए उसने सोचा और वह थोड़ा धीरे चलने लगा। मौका पाकर एक बार पलटा। यकीन कीजिएगा, मात्र एक बार पलटने से उसने जो देखा उसके बाद उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि 3 अजीब से दिखने वाले इंसान उसी लाश के इर्द गिर्द घेरा बना रहे थे। विशाल जब उनको ध्यान से देखने लगा तो उन्होंने एक घूरती नज़रों से विशाल को देख लिया। ये देखकर विशाल का खौफ से बुरा हाल था। उसकी धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई थी। ज़्यादा कुछ न सोचकर वो भागते हुए आगे बढ़ गया। इसके बाद वो सीधा घर पहुंचकर नहा धोकर अपने कमरे में चला जाता है। अब रात हो गई और वह अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि उसने अपनी ज़िंदगी को किस दलदल में फंसा लिया है। इन्हीं सब बातों से अनजान वो गहरी नींद में था। उसे कोई सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। वो बिस्तर से एकदम से जाग गया। जब उसने सामने देखा तो पाया कि एक गंजा सा इंसान किसी छिपकली की तरह उसके सामने वाले दीवार पर सरसरा रहा था। ये सब देखने के बाद वह थोड़ा सदमे में ही था कि तभी उसने देखा कि उसके पंखे पर एक आदमी बैठा है जो कि ठीक पंखे के साथ नाच रहा है। विशाल के लिए इतना काफ़ी नहीं था। थोड़ी ही देर तुरंत बाद एक आदमी सीधा उसके बिस्तर पर चढ़ गया। विशाल की सांसें काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई थी। ज़्यादा डर के कारण उसके मुंह से एक भयानक सी चीख निकली। वो चीख सुनकर घर के सभी लोग सब बाहर आ गए। सब ने बाहर आकर उससे तुरंत पूछा कि क्या हो गया, तुमने क्यों चिल्लाया? तो विशाल ने बड़ी ही हल्की सी आवाज़ में किसी छोटे बच्चे की तरह डरते हुए उस दीवार की तरफ इशारा किया। सबने दीवार की तरफ देखा तो कोई नहीं था, पर विशाल ने कहा कि वह मुझे मारना चाहती है। विशाल के दादाजी ने तुरंत विशाल की तरफ देखा और उसे कहा कि तुम्हें पहले ही मना किया था कि कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की, पर नहीं, तुम्हें तो यह सब देखना ही था। वहाँ जाकर तुम डर गए हो, इसीलिए तुम्हें सपने डरावने दिख रहे हैं। उसके दादाजी ने उसे किसी तरह सुला ही दिया। उस वक्त उसे भी 2 पल के लिए ऐसा लगा कि शायद ये उसका सपना या वहम होगा। इसके बाद उसका अगला दिन पूरा सही निकला, लेकिन निकला भी तो उसी खौफ में। दिन में तो उसके साथ कुछ खास नहीं हुआ, पर वह थोड़ा डरा सहमा सा रहने लगा था। धीरे धीरे जैसे ही रात होती तो उसे अब इस खौफ का एहसास दोबारा होने लगता। रात को खाना खाकर वो जल्दी से सो गया, लेकिन यह सिलसिला यही नहीं थमा। करीबन आधी रात को फिर से यही सब हुआ। उसे फिर से दोबारा सनसनाहट की आवाज़ सुनाई दी, जिसकी वजह से वह फिर से जाग उठा। यह सब देखते ही उसने चिल्लाना चाहा, पर इस बार वो नाकाम रहा। उसने पूरी तरह से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से एक भी लफ्ज़ नहीं निकल पा रहा था। वह तीनों आत्माएं उसे परेशान कर रही थी। उन्होंने उसके हाथ पांव को अजीब तरीके से बांध दिया था। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। विशाल अपनी आंखें बंद किए बैठा था, लेकिन वह तीनों उससे कह रहे थे
कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने जो गलती की है उसका भुगतान तो तुम्हें ही देना होगा। तूने ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती कर दी है। खैर अब तेरे पास ज़िंदगी ही कहाँ बची है। भटकती रूहों की श्रेणी में बहुत जल्द तेरा भी नाम होगा। इतना कहकर एक अजीब सी हंसी के साथ तीनों विलुप्त हो गए। विशाल के हाथ पांव और मुंह अपने आप खुल गया। उसे तो यकीन हो गया था कि इस दुनिया में एक और भी दुनिया है। वह इतना ज़्यादा डर गया था कि इसके अगले दिन वह जिद करने लगा कि अब वह वापस शहर जाना चाहता है। उसे लग रहा था कि शायद अगर वह गांव से दूर चला जाएगा तो इन आत्माओं से भी एकदम दूर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ उसकी गलतफहमी थी। शहर पहुंचने के बाद उसके साथ कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इस बार जो होने वाला था वह तो पहले से भी ज़्यादा खौफनाक था। एक रात विशाल बाथरूम गया और जैसे ही वॉश बेसिन में लगे शीशे पर नज़र पड़ी तो उसने देखा कि वही आत्मा उसके पीछे वाली दीवार पर छिपकली की तरह सिसक रही है। विशाल तुरंत पलटा तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखा और विशाल ने अपना वहम समझकर इसे अवॉइड किया। लेकिन इस बार उसने देखा कि अब तीनों किसी डरावने पुतले की तरह दीवार पर चिपके थे। इसे देखने के बाद उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह पीछे भी देखे। वह भागता हुआ अपने कमरे में गया और कंबल लपेट चुपचाप सो गया। वह पहले से ही बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। थोड़ी देर बाद ही उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई उसका बेड हिला रहा हो। यह सब होता देख वो और ज़्यादा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके डरते हुए भी उसने नीचे की तरफ देखा। यकीनन वह नीचे देखता ही रह गया क्योंकि नीचे कोई नहीं था। लेकिन देखने से यह साफ पता चल रहा था कि हो न हो कोई इसे नीचे से ही हिला रहा है। ना जाने क्यों विशाल को वही जगह सेफ लग रही थी। किसी तरह रात कटी और फिर से सवेरा छा गया। जब उसके माता पिता विशाल को उठाने गए तो उसे बिस्तर पर नहीं बल्कि उसी पलंग के नीचे पाया। विशाल को जब होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन सच कहूँ तो इसके बाद विशाल की हरकतों में काफ़ी बदलाव आ गया। बड़ी अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगा। अक्सर जैसी ही रात होती तो आधी रात को विशाल कुछ इस तरीके से चिल्लाता कि जैसे उसके शरीर की सभी हड्डियों को किसी ने एक साथ तोड़ दिया हो। धीरे धीरे ये हर रात की बात हो गई थी। हालांकि दिन में तो सब कुछ ठीक रहता, लेकिन सूरज ढलते ही विशाल के शरीर और मस्तिष्क में एक अजीब ही बदलाव आ जाता। साथ ही उसके माता पिता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है। एक रात इसी तरह विशाल के कमरे में चुपचाप उसके माता पिता उसे देखने के लिए पहुँचे। उसके कमरे में पहुंचकर उसके माता पिता ने जो देखा वह देखकर वह भी खौफ से भर गए। उन्होंने देखा इस बार विशाल अजीब सी आवाज़ों में बात कर रहा था। वह बड़े ही अजीब तरीके से दहाड़ रहा था। उसका पूरा शरीर बदल चुका था। उसके चेहरे पर किसी के बड़े नाखूनों के निशान थे। आंखें एकदम लाल और चेहरे पर मुस्कान थी। वह दर्द से तड़पता और फिर एक अजीब सी हंसी हंसता। बहुत कुछ अजीब हो रहा था। थोड़ी ही देर बाद विशाल ने कहा कि मम्मी पापा, ये आत्माएं मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हैं। अगली काली 14 रात तक का समय है। मुझे इनसे बचा लीजिए, वरना यह सब मुझे नोच खाएंगे। विशाल के माता पिता अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर, जो कि मौत से भी बदतर थी, उनके भी आंसू छलक पड़े। लेकिन फिर उन्हें एक चीज़ याद आई। उन्हें यह याद आया कि ये हालात उसके गांव से आने के बाद ही बदले हैं। यानी कि कहीं न कहीं गांव में ही कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आज उसकी यह हालात है। दोस्तों, जैसे तैसे रात कटी। अगली सुबह जब विशाल नॉर्मल हुआ तो
उन्होंने विशाल से पूछा कि बेटा, क्या तुमने गांव में जाकर भूत प्रेतों को कुछ गलत कहा था, या किसी तांत्रिक से झगड़ा मोल लिया, या कहीं किसी गलत जगह पर गए थे, या कहीं कुछ ऐसा किया जो तुम्हें याद ना आ रहा हो, या कहीं कुछ ऐसा किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, विशाल थोड़ी देर तो चुप रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उससे बिल्कुल रहा नहीं गया, क्योंकि उसके दर्द की सीमा अब गुजर चुकी थी। उसने अब सच्चाई बताना ही ठीक समझा। उसने देरी ना करते हुए एक ही सांस में सब कुछ बता दिया, जिसके तुरंत बाद ही विशाल के माता पिता ने तय किया कि इसे इस आत्माओं से छुटकारा सिर्फ गांव में ही मिल सकता है। विशाल के माता पिता तो तुरंत ही गांव के लिए निकले। उस वक्त विशाल को गांव नहीं ले जाया जा सकता था, क्योंकि वह सफ़र में ही तहलका मचा देता। उन्होंने विशाल को बेड में जंजीरों से बांध दिया था और वह चुपचाप गांव के लिए निकल गए। उन्हें डर था कि कहीं गलती से विशाल को कुछ हो ना जाए। वक्त रहते ठीक उसी दिन उसके माता पिता गांव पहुँचे। गांव पहुँचते ही उन्होंने विशाल की परेशानी को बताया। परेशानी सुनकर विशाल के दादाजी ने कहा, यह तो बहुत खतरनाक हुआ। एक काम करते हैं, एक दूसरे गांव में एक बाबा रहते हैं। यहाँ किसी को भी कोई भूत पकड़ता है तो वही बाबा उसे बचाते हैं। सभी लोग तुरंत उस बाबा के पास गए। उन बाबा का नाम मनमोहन दास था। वो एक पंडित थे जो शमशान के पिंडदान वगैरह कराते थे। शमशान की आत्माओं को मोक्ष दिलाने का यज्ञ भी यही करते थे। वहाँ पहुंचकर विशाल के माता पिता ने कहा, उन्हें जो चाहिए दिया जाएगा, बस आप किसी भी तरह हमारी मदद कीजिए। बाबा मनमोहन दास तुरंत उनके साथ चलने के लिए राजी हो गए। बाबा घर पहुँचे तो पूरा घर का माहौल उथल पुथल था। विशाल अपने कमरे में नहीं था। ढूंढने पर विशाल की माँ को दिखा कि विशाल ऊपर पंखे पर उल्टा लटका है। हालांकि विशाल ने अभी फांसी नहीं लगाई थी। बाबा ने गंगा जल उसके ऊपर छिड़का और उसे नीचे उतारा गया। थोड़ी देर बाद मंत्रों से शुद्धिकरण करके गंगा जल छिड़का गया, जिससे कि उसके अंदर की आत्मा अजीब तरीके से तड़पने लगी। गंगा जल एक शुद्ध जल होता है और ठीक उससे इंसानों को नहीं, शैतानों को तकलीफ होती है। इसीलिए इस बार तकलीफ उन आत्माओं को हो रहा था। काफ़ी समय तक मंत्रों और तप की मदद से इन आत्माओं को निकालने में बाबा जी बिल्कुल सफल रहे। थोड़ी देर बाद उन तीनों ही आत्माओं को उन्होंने एक लोटे में कैद कर दिया और ठीक उस लोटे को एक लाल कपड़े से बांध दिया। तब जाकर पंडित बाबा ने कहा, जिस तरह इंसानों का आत्मसम्मान होता है, उसी तरह आत्माएं भी इसे महसूस करती हैं। इसीलिए जब लाश को फूंक दिया जाता है तो उसके साथ जो अन्य आत्माएं होती हैं वो उस धुंध के जरिए मोक्ष तलाशती हैं। उस वक्त अगर किसी की नज़र उन पर पड़ जाए तो उनका मकसद पूरा नहीं हो पाता। इसी बात का बदला लेने और विशाल की आत्मा को इसके शरीर से खींच निकालने के लिए वो तीनों आत्माएं विशाल का इंतज़ार कर रहे थे। साथ ही अगर 3 दिन और देर हो जाती तो शायद आप विशाल को हमेशा के लिए खो देती, क्योंकि 3 दिन बाद काली चौदस की रात थी। खैर दोस्तों, विशाल कुछ समय तक बेहोश रहा और फिर होश में आ गया। उसे अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर बाबा ने उसे लॉकेट दिया और इसे हमेशा अपने पास रखने को कहा। वैसे आज विशाल सही सलामत है। आप इसे बाबा की रहमत भी कह सकते हैं या किस्मत का लेखा जोखा। इसीलिए कहते हैं, अंधविश्वास तब तक ही रहता है जब तक कि खुद के साथ ना घट जाए। तो दोस्तों, ये कहानी थी विशाल जी की। यदि आपको विशाल जी की कहानी पसंद आई हो तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप भी अपनी कहानी मेरे से साझा करना चाहते हैं तो आप इंस्टा या व्हाट्सएप कहीं पर भी सेंड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप ही के द्वारा दी गई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए
और मस्त रहिए। धन्यवाद।